ठंड की रसोई में चूल्हे के पराठे, सिलबट्टे की चटनी। सर्दी का मौसम चल रहा था। इसी बीच सुषमा जी के घर पर उनके छोटे बेटे अजय की शादी की तैयारियां चल रही थी। कहीं फूल लग रहे थे तो कहीं पर लाइट लगा रहे थे। डेकोरेशन के काम को देखते हुए सुषमा जी की बड़ी बहू रेखा बोलती है, अरे भैया, वो लाल वाले फूल यहाँ नहीं, वहाँ उगाने थे। और ये पीले वाले फूल ना आप दरवाजे के पास लगाइए, वहाँ पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। पूरे घर में अच्छे से लाइट लगा देना। रात के वक्त घर एकदम चांद जैसा चमकना चाहिए। अरे रेखा बेटा, बस करो, और कितना काम करेगी, थक जाएगी तू, सुबह से काम में लगी हुई है। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, काम करना तो मेरी रग रग में है। अरे हाँ, काम से याद आया, मैंने तो रसोई में चाय रखी थी आपके और आपकी सहेलियों के लिए, मैं लेकर आती हूँ। रेखा रसोई में चली जाती है और सुषमा वापस से घर आई हुई अपनी पड़ोसनों के पास जाकर बैठ जाती है। सच में रेखा जैसी बहू पाकर तो ना मैं बड़ी खुश हूँ। सारे काम मेरी बहू ने इतने अच्छे से संभाल रखे हैं ना कि मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है। रसोई से लेकर घर के काम तक हर जिम्मेदारी निभाने में मेरी बहू बहुत परफेक्ट है। फिर तो तू किस्मत वाली है सुषमा, आजकल ऐसी बहुएं मिलती ही कहाँ हैं। बस घर में आने वाली छोटी बहू भी ऐसी ही हो जैसी मेरी बड़ी बहू है। और तेरी छोटी बहू तो गांव से आ रही है, और गांव की लड़कियां तो वैसे ही काम करने में बड़ी तेज होती हैं। क्या पता वो तेरी बड़ी बहू से भी ज्यादा चतुर हो काम करने में। बस ऐसा ही हो, बाकी देखते हैं, कुछ कह नहीं सकते। जहाँ एक तरफ सुषमा के घर में धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ गांव में सोनाक्षी के घर पर भी मेहंदी की रस्म करवाई जा रही थी। मेहंदी वाली सोनाक्षी के हाथों पर सुंदर दुल्हन वाली मेहंदी लगा रहे थे। कुछ औरतें ढोलक लेकर पास में बैठी हुई लोग गीत गा रही थी। तभी वहाँ सोनाक्षी की छोटी बहन पायल आती है। अरे बस बस, और कितने गाने गाएंगी आप काकी? अब मैं अपनी पसंद का फिल्मी गाना बजाकर नाचूंगी अपनी दीदी के लिए। हाँ हाँ नाच ले, वैसे भी अब तो तेरी दीदी पराई होने वाली है। अरे बस, विदा होकर ही तो जाने वाली है, पराई क्यों बोल रहे हो? मेरी दीदी तो मेरी ही रहेगी। इतना कहकर पायल अपनी पसंद का एक फिल्मी गाना मोबाइल में प्ले करती है और स्पीकर में गाना बजाने ले, जिसके बाद पायल नाचने लगती है। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी की, तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। इस भावुक गाने पर अपनी बहन का डांस देखकर सोनाक्षी रोने लगती है। अरे बस कर तू, विदाई से पहले ही अपनी बहन को रुला दिया तूने। सॉरी दीदी, पर मैंने बहुत तैयारी की थी इस डांस के लिए, सच में मुझे नहीं पता था कि आप इतना ज्यादा इमोशनल हो जाओगी। हंसते गाते सभी रीति रिवाज और रस्म को पूरा करते हुए आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। बारात लेकर अजय सोनाक्षी के घर पहुंचता है। पंडित जी पूरे विधि विधान अनुसार सोनाक्षी और अजय की शादी करवा देते हैं और सोनाक्षी अपने गांव वाले घर को अलविदा बोलकर अपने शहर वाले ससुराल में आ जाती है। चल बहू, अपने दाएं पैर से कलश गिराकर अपने ससुराल में अपने शुभ कदम रख। जी माँ जी, जैसा आप कहें। सोनाक्षी कलश गिराकर गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करती है। इसके बाद सुषमा नव विवाहित जोड़े की आरती उतारती है। भगवान तुम दोनों को हर बुरी नजर से दूर रखे। तू बहुत थक गई होगी ना बहू, तेरी जेठानी अभी तुझे तेरे कमरे में ले जाएगी, वहाँ जाकर तू आराम कर ले, फिर बाकी की रस्में कल करेंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। आओ चलो सोनाक्षी, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाती हूँ, चलो मेरे साथ। रेखा ध्यान से सोनाक्षी को उसके कमरे में ले जाती है, जो कि पूरे तरीके से सजा हुआ होता है। अच्छा चलो, मैं तो जा रही हूँ, थोड़ी देर में ही देवर जी आ जाएंगे कमरे में, फिर तुम्हें आराम करना है या फिर रात भर जागना, वो तो आपस में डिसाइड कर लेना, मैं तो चली। इतना कहकर रेखा हंसती है, कमरे का दरवाजा बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह भी बहुत ज्यादा ठंड थी। सोनाक्षी जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है और तभी कमरे के दरवाजे पर खटखटाहट होती है। सोनाक्षी दरवाजा खोलती है। क्या बात है देवरानी जी, एकदम टाइम पर उठकर टीप टॉप तैयार भी हो गई तुम तो। चलो चलो नीचे चलो, माँ जी बुला रही है तुम्हें। सोनाक्षी रेखा के साथ नीचे हॉल में आ जाती है, जहाँ घर के बाकी सभी लोग बैठे हुए थे। तो बहू, सबसे पहले तो घर के मंदिर में आरती करते और उसके बाद तेरी पहली रसोई की रस्म करवानी है। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर मंदिर में आरती कर देती हूँ। मंदिर किस तरफ है? मंदिर उस तरफ है बहू। सोनाक्षी मंदिर में आरती करती है, जिसके बाद सभी लोग जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और एक एक करके बोलने लगते हैं। बहू को बोलो कि गर्मा गर्म हलवा बना दे सबके लिए।
और हलवे के साथ ना कुछ नमकीन भी बना देना, जैसे आलू के परांठे या कचौड़ी, दोनों में से कुछ भी। और उसके साथ साथ चटनी भी बना दे, जैसे तुम बनाती हो ठीक वैसी ही। मेरे जैसी चटनी तो शायद देवरानी जी ना बना पाए, पर फिर भी मैं उनसे बोल देती हूँ कि वो चटनी बना दे। पर मुझे तो ना कुछ हल्का खाना है, इसीलिए मेरे लिए तो पोहा बना दो आप भाभी। हाँ, और मैं तो जो बनेगा वही खा लूंगा, मेरी कोई डिमांड नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी फरमाइश रेखा को बता रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ रसोई के दरवाजे पर खड़ी सोनाक्षी रसोई के अंदर जाती है और चारों तरफ नजर घुमाते हुए खुद से बोलती है, मैं खुद नहीं बना पाऊंगी, मुझसे कुछ भी नहीं बनेगा। बाहर जाकर मैं सबको क्या बोलूं, कैसे काम करूं, समझ में नहीं आ रहा। मुझसे कुछ भी नहीं बनेगा, मेरा तो दिल घबरा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सोनाक्षी खुद से बड़बड़ा रही होती है कि तभी वहाँ पर रेखा आ जाती है और बोलती है, सोनाक्षी, सबने मुझे बता दिया है कि उन्हें नाश्ते में क्या खाना है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम जल्दी से सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर दो, पर सबसे पहले तुम चटनी बना लो। मैंने ऊपर मिक्सी रख दी है, उसमें बना लेना। इतना कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है और उसके बाद भी सोनाक्षी खाना नहीं बना पा रही थी। मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर चले गए, लेकिन मैं कैसे बताऊँ कि मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। अब मैं क्या करूँ, बाहर जाकर सबको सच बता दूँ या क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिछले 1 घंटे तक सोनाक्षी कुछ भी नहीं करती है और बस वो सिलबट्टा ढूंढकर चटनी ही बनाने की कोशिश करती है। उसके बाद सोनाक्षी फ्रिज खोलती है और उसमें से धनिया और मिर्च निकालकर उसे अच्छे से धो लेती है। उसके बाद लहसुन निकालकर उसे छीलना शुरू करती है। लहसुन छीलते हुए, चटनी में जितना ज्यादा लहसुन डलेगा उतना ज्यादा ही चटनी का स्वाद और बढ़ जाएगा, और चटनी तो मैं बना दूंगी, लेकिन बाकी कुछ नहीं बना पाऊंगी। उसके बाद सोनाक्षी सिलबट्टे पर धनिया, मिर्च और लहसुन डालकर उसमें नमक मिलाकर उसे अच्छे से पीसना शुरू करती है। काफी मेहनत के बाद चटनी तो बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन बाकी खाना बनाने की हिम्मत सोनाक्षी में नहीं हो रही थी। इस तरह 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन अब तक खाना नहीं बना। जाओ रेखा बहू, तुम देखो कि कितना खाना बन गया है, और कुछ मदद की जरूरत है तो तुम कर देना। रेखा रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई बिल्कुल वैसी की वैसी है, बस सिलबट्टे पर एक चटनी ही बनी है। क्या बात है सोनाक्षी, अब तक खाना क्यों नहीं बनाया है? मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, मुझसे खाना नहीं बनेगा। नहीं बना पाऊंगी मतलब क्या हुआ, कोई दिक्कत है? मतलब मैं अकेले नहीं बना पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वैसे भी तुम्हारी पहली रसोई है, आज मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, कल से तुम सब कुछ खुद से कर लेना। वैसे भी इतने सालों से मैं ही इस रसोई को संभालती आ रही हूँ, एक चम्मच भी रसोई में मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता है। इस तरह रेखा सोनाक्षी के साथ मिलकर सभी के लिए नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सारा खाना तैयार हो जाता है और टेबल पर लगा दिया जाता है। सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता तो बहुत बढ़िया बना है, लेकिन इस सारे नाश्ते में रेखा के हाथों का ही स्वाद क्यों आ रहा है? वो क्योंकि नाश्ता बनाने में जेठानी जी ने मेरी मदद की है, इस वजह से। अच्छा कोई बात नहीं, नए ससुराल में जेठानी ही तो देवरानी को रसोई के काम सिखाएगी। मेरा नाश्ता हो गया है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। वैसे भी घर में शादी होने की वजह से बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया है। हाँ भैया, मेरा भी नाश्ता हो गया, मैं भी आ रहा हूँ, दोनों साथ में ही चलते हैं। कार्तिक और अजय नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और घर के बाकी लोग अपने अपने कामों में लग जाते। दिन गुजरते जाते हैं। सोनाक्षी घर के सारे काम जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना और साफ सफाई बहुत ही अच्छे से किया करती थी, लेकिन वो रसोई में जाकर ना तो कभी चाय बना पाती थी, ना ही खाना बना पाती थी। एक दिन सुषमा की पड़ोसने आती हैं। और बताओ बहन, क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, तुम बताओ। अरे तू अपनी नई बहू के हाथ का खाना हमें भी तो खिला, अकेले अकेले खाती है। हाँ बिल्कुल, हम भी तो देखे तेरी छोटी बहू खाना कैसा बनाती है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बनाती है, जरूर खिलाऊंगी। रेखा, रेखा बहू, इधर आना तो जरा। सुषमा के आवाज लगाने पर रेखा आती है। जी मम्मी जी, कहिए क्या बात है? सुषमा थोड़ा मुंह टेढ़ा करके चुपके से रेखा को आंख मारते हुए कहती है, जाओ बेटा, जरा विमला और अनीता के लिए खाना बना दो छोटी बहू के साथ मिलकर। इन्हें छोटी बहू सोनाक्षी के हाथ का खाना खाना है। रेखा सुषमा का इशारा समझ जाती है। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ खाना। रेखा सोनाक्षी का रसोई में लेकर जाती है, लेकिन सोनाक्षी सिर्फ सब्जी काटने और बाकी चीजों में रेखा की मदद करती है, खाना नहीं बनाती। उसके बाद खाना बनाकर सबको परोसा जाता है। दोनों पड़ोसने खाना खाती हैं। क्या
क्या बात है सुषमा, तेरी बड़ी बहू और छोटी बहू के हाथ के खाने का स्वाद एक ही जैसा है। हाँ बिल्कुल, तूने बड़ी बहू की परछाई ढूंढ ली है छोटी बहू के रूप में भी। बस अब क्या कर सकते हैं। सोनाक्षी की इस आदत को देखते हुए घर के सभी लोग आपस में बातचीत करते हुए बोलते हैं, मैंने तो सोचा था कि गांव की बहू है तो कामकाज में बड़ी अच्छी होगी, लेकिन ये तो रसोई के काम को हाथ ही नहीं लगाती है। आज अनीता और विमला के आगे भी रेखा बहू ने ही बचाया है हमें। बिल्कुल सही, सारा काम बेचारी बड़ी बहू को करना पड़ता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, सब कुछ वही करती है। फिर घर के काम में भी बड़ी बहू छोटी बहू की मदद करती है। माँ, इन्हें खाना बनाना नहीं आता है क्या? माँ, आपने सोनाक्षी की माँ से रसोई के काम काज के बारे में बात नहीं की थी क्या? बात तो की थी, और इसकी माँ ने तो कहा था कि इसे सब कुछ आता है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। बहुत तारीफ कर रही थी इसके खाने की, लेकिन सच तो अब शादी के बाद पता चल रहा है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अच्छा अच्छा बोलकर ये काम चोर हमें दे दी। रसोई में तो मेरी मदद करवाना ही नहीं चाहती है बिल्कुल भी। जहाँ सभी लोग सोनाक्षी को लेकर ये सब सोच रहे होते हैं, वहीं सोनाक्षी अपने कमरे में मायूस बैठी होती है और कुछ सोचते हुए खुद से बोलती है, घर में सब लोग मुझसे नाराज रहते हैं क्योंकि मैंने कभी किसी को अपने हाथ का खाना बनाकर नहीं खिलाया। पर मैं सबको कैसे बताऊं कि मुझे गैस पर खाना बनाना नहीं आता, मुझे सिर्फ चूल्हे पर खाना बनाना आता है और मैं चूल्हे पर ही खाना बनाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर चूल्हा है ही नहीं। अगर मुझे मेरे ससुराल वालों के दिल में जगह बनानी है ना, तो मुझे उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। सोनाक्षी खुद से ये सब बोल रही होती है कि तभी वहाँ पर अजय आ जाता है और सोनाक्षी अपनी सारी परेशानी अजय को बताती है। अरे तुम एक बार कोशिश तो करके देखो, सब कुछ हो जाएगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। आप नहीं जानते, मुझे ना रसोई में जाते ही कुछ समझ ही नहीं आता है, इसीलिए मैं रसोई में काम नहीं करती हूँ। पर तुम तो जानती हो ना कि हर इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। तो अगर तुम सबके दिल में जगह बनाना चाहती हो तो खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। दिमाग लगाओ और कोई रास्ता निकालो। मुझे भरोसा है कि तुम कुछ न कुछ जरूर करोगी। तो क्या मैं घर में कहीं पर चूल्हा बना सकती हूँ? अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी तो तुम कर सकती हो। तो अब अगली सुबह सोनाक्षी सभी के उठने से पहले रसोई में एक तरफ जगह खाली करके वहां पर साफ सफाई करती है। जिसके बाद वो आंगन में रखी हुई कुछ ईंटें उठाकर लेकर आती है और उन ईंटों से रसोई के अंदर एक चूल्हा बनाती है। चूल्हा बनाने का काम तो हो गया, अब बस मुझे चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। अब क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा था तो रात को सभी लोग हाथ सेंकने के लिए लकड़ियों से आग जलाते थे। सोनाक्षी उन्हीं लकड़ियों को उठाकर रसोई में ले आती है जो बाहर स्टोर रूम में रखी हुई थी। चूल्हा बन गया और चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी भी आ गई। आज मैं सबको सुबह सुबह इतना बढ़िया नाश्ता बनाकर दूंगी ना कि सब लोगों का दिल खुश हो जाएगा। अब देखना मेरा कमाल, चूल्हे का ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि किसी ने खाया नहीं होगा। सोनाक्षी जल्दी से चूल्हे में लकड़ियां रखकर माचिस की सहायता से आग जलाती है। जिसके बाद वो एक बड़े से पतीले में पानी भरकर चूल्हे पर रखती है और उसमें कुछ आलू उबालने के लिए रख देती है। दूसरी तरफ वो एक बड़े से बर्तन में आटा छानकर अपने हाथों से आटा गूंथना शुरू करती है। बस मेरे हाथों का बनाया हुआ चूल्हे का खाना सबको पसंद आ जाए। आज पहली बार अपने ससुराल वालों के लिए आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ। इसके साथ मस्त आलू, धनिया और मेथी की भी चटनी बनाऊंगी, बिल्कुल सिलबट्टे की। आटा लगाने के बाद सोनाक्षी फ्रिज में से धनिया और मेथी निकालती है और उसे अच्छे से धोकर साफ करने लगती है। साथ ही वो लहसुन को भी अच्छे से छील कर रख लेती है और फिर सिलबट्टे पर धनिये और मेथी की बढ़िया सी चटनी पीसकर तैयार करती है। तब तक चूल्हे पर रखे हुए आलू भी उबल जाते हैं। चटनी बनाने के बाद उसे कटोरे में निकाल लेती है और उसके बाद उबले हुए आलू को छीलने लगती है। बस अब आलू का मसाला तैयार करना है और फिर मैं चाय बनाकर रख दूंगी और फिर सबको घर में गर्मा गर्म करारे करारे पराठे बनाकर दूंगी। आलू छीलने के बाद सोनाक्षी सिलबट्टे पर साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, काली मिर्च जैसे सभी मसालों को डालकर उन्हें पीसने लगती है। उबले हुए आलू में पिसा हुआ सारा मसाला डालकर आलू के पराठे का मसाला तैयार कर लेती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? तूने रसोई में चूल्हा क्यों बना रखा है? हाँ, गैस खत्म हो गया था क्या जो तुमने चूल्हा बना दिया रसोई में? सभी के ऐसे सवाल सुनकर पहले तो सोनाक्षी थोड़ा घबरा जाती है,
लेकिन फिर घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, गैस खत्म नहीं हुई थी। दरअसल बात ये है ना कि मुझे गैस पर खाना ही नहीं बनाना आता है, मुझे सिर्फ चूल्हे पर खाना बनाना आता है, इसीलिए इतने दिनों से मैं कुछ भी नहीं बना पा रही थी। अच्छा, तो ये बात है। तो बहू, पहले क्यों नहीं बताया? नहीं बनाना आता तो फिर सीख लो ना, गैस पर काम करना कोई मुश्किल बात थोड़ी ना है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप सभी लोग बैठ जाइए। मैं आप सबको गर्मा गर्म चूल्हे पर बने हुए आलू के पराठे और सिलबट्टे की धनिया और मेथी वाली चटनी देती हूँ, और साथ में मसाले वाली चाय भी। अरे, मुझे तो मेरे बचपन के गांव वाले दिन याद आ गए। चलो कोई बात नहीं, हम सब बाहर जाकर इंतजार करते हैं। बहू, आज हमें चूल्हे का खाना और सिलबट्टे की चटनी बनाकर खिलाएगी, मजा आ जाएगा। चलो हम सब चलते हैं। सोनाक्षी के कहने पर सभी लोग जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद सोनाक्षी सबसे पहले चाय को चूल्हे पर गर्म करती है और उसके बाद परांठे बनाना शुरू करती है। चूल्हे की धीमी धीमी आंच पर एक एक परांठा बड़े ही सुनहरे तरीके से पकने लगता है और एकदम करारा होकर तवे से उतार कर थाली में रखा जाता है और सभी को परोसा जाता है। जैसे ही सब खाना खाते हैं, सभी लोगों को सोनाक्षी के हाथ के बने चूल्हे के आलू के परांठे बहुत पसंद आते हैं। वाह बहुआ, हमें नहीं पता था कि तेरे हाथों में इतना स्वाद है। तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। सच में, ये खाना खाकर तो ना अपने बचपन के दिनों की याद आ गई, जब माँ चूल्हे पर ऐसा खाना बनाया करती थी। और ये सिलबट्टे की चटनी तो बस पूछो ही मत, कितनी अच्छी लग रही है। अभी तक हमने हमेशा मिक्सी की चटनी खाई है, लेकिन आज ये अनोखी सिलबट्टे की चटनी भी खाने को मिल रही है। मैं तो सोचता था कि सिर्फ रेखा ही अच्छा खाना बनाना जानती है, लेकिन तुम तो रेखा से भी अच्छा खाना बनाती हो सोनाक्षी। मजा आ गया। अरे, मुझे तो एक परांठा और दे दो, और बहुत ज्यादा करारा कर कर देना, बिल्कुल इन्हीं परांठों की तरह। चटनी भी तुमने बहुत अच्छी बनाई है। आहा। जी, अभी दे रही हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइए। सोनाक्षी सभी के लिए और परांठे लेकर आती है और सभी बहुत तारीफ करते हैं। सच में बेटा, मानना पड़ेगा, बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट खाना था। इतने सालों बाद ऐसा खाना खाने को मिला है मुझे। खाने जैसा खाना है, पता नहीं इन सब लोगों को इतना ज्यादा क्या अच्छा लग रहा है जो इसकी तारीफों के पुल बांधे चले जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, पहली बार खाना बनाकर खिलाया है तो सबको तारीफ तो करनी ही होगी ना। वक्त गुजरता जाता है और अब सर्दी का मौसम सबको और ज्यादा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि सोनाक्षी हर दिन चूल्हे पर नए नए तरीके का खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाने लगती है। आज सोनाक्षी ने भी सभी के लिए गर्मा गर्म मूली के परांठे और उसके साथ टमाटर प्याज की चटनी बनाई थी। सबको गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है। आज भी बहू के चूल्हे के बने गर्मा गर्म पराठे खाकर सच में मजा आ गया। मुझे भी बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। सच में, इन चूल्हों के पराठों के आगे और सिलबट्टे की चटनी के आगे तो सब कुछ फेल लगता है। और पहले जो लोग सोनाक्षी की निंदा किया करते थे, अब वो सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। इसी बीच सुषमा जब एक दिन पार्क में अपने पड़ोसियों के साथ धूप में बैठी होती है। मेरी तो छोटी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है ना कि क्या बताऊं। इसे कहते हैं किस्मत, दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक मिली है तुझे। बिल्कुल सही। अरे तुम सब भी आ जाना मेरे घर पर खाने पर। मेरी बहू के हाथ का खाना खाओगी ना तो खाने के साथ उंगलियां भी चबा जाओगी। अरे हम कोई जॉम्बीज हैं जो अपनी उंगलियां खा जाएं? हम बस खाना ही खाएंगे। अनीता की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अब आए दिन घर पर कभी पड़ोसने तो कभी कोई रिश्तेदार सोनाक्षी के हाथों के चूल्हे का बना खाना खाने के लिए आने लगते हैं और हर कोई उसकी जम के तारीफ करता है। ऐसे ही एक दिन जब सभी लोग बैठे होते हैं। मैं बाजार जा रही हूँ। कोई सामान खरीदना था क्या बहू? किस काम से जा रही है तू बाजार? माँ जी, सर्दी चल रही है और सर्दी के मौसम में कितना बढ़िया सरसों का साग आता है, तो मैं आप सबके लिए साग लेने जा रही हूँ। बहू, जब तू सरसों का साग ला रही है तो साथ में मक्की का आटा भी ले आना ना, मजा आ जाएगा। सोनाक्षी बाजार जाती है और वहाँ से बढ़िया सा हरा हरा सरसों का साग लेकर आती है और साथ ही मक्की का आटा भी खरीद लाती है। घर जाकर सोनाक्षी सबसे पहले साग की अच्छे से साफ सफाई करती है और उसके बाद ठंडे पानी में साग को अच्छे से मसल कर धोती है। साग बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन चूल्हे पर बने हुए साग का स्वाद भी बड़ा निराला होता है। और फिर सर्दी में मेहनत करके साग नहीं बनाया तो फिर सर्दी ही किस काम की। साग को अच्छे से धोने के बाद सोनाक्षी हंसिया की मदद से साग को अच्छे से काट लेती है और चूल्हे में आग जलाकर साग को पतीले में डालकर उसे चूल्हे पर पकने के लिए रख देती है।
साग बन जाने के बाद सोनाक्षी सभी को गर्मा गर्म मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग परोसती है और अपने हाथों से सिलबट्टे पर पीसी हुई टमाटर प्याज की चटनी भी देती है। इसे कहते हैं बढ़िया ट्रेडिशनल खाना। हाँ, मान गए। रेखा तो हमेशा छोले चावल राजमा चावल ये सब बनाती है, लेकिन जब से तुम आई हो ना, तब से हर दिन नई नई चीजें बना रही हो। ये बात तो है, गांव की बहू घर में आई है तो गांव का स्वाद भी तो लेकर आई है। बहू, कल ना तू चूल्हे में दाल बाटी चूरमा बनाना, मुझे बड़ा पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, मैं जरूर बना दूंगी। और उसके साथ ना तुम सिलबट्टे पर लाल मिर्च की जो चटनी होती है ना, वो भी पीस लेना। जी ठीक है, जैसा आप कहें, चटनी भी बना दूंगी। ऐसे ही अगले दिन सोनाक्षी अपनी सास की डिमांड पर चूल्हे पर दाल बाटी चूरमा बनाती है और सिलबट्टे पर सूखी लाल मिर्च की चटनी भी बनाती है। दिन गुजरते जाते हैं और अब सोनाक्षी की बढ़ती तारीफों को देखकर रेखा को जलन होने लगती है। इस घर पर, घर के लोगों पर और इस रसोई पर मेरा हक था, लेकिन अब मेरी देवरानी रसोई पर अपना कब्जा जमा कर बैठ गई है। लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उसे रसोई से बेदखल कैसे करना है। ऐसे ही एक सुबह जब सोनाक्षी रसोई में चूल्हे पर खाना बना रही होती है, तभी रेखा वहाँ पर आती है और बोलती है, सोनाक्षी, तुम्हें अपना ये चूल्हा यहाँ से हटाना पड़ेगा। पर क्यों, क्या हो गया जेठानी जी, आप मेरा चूल्हा क्यों हटाना चाहती हैं रसोई से? क्योंकि जरा घर की रसोई का हाल देखो, तुम्हारे इस चूल्हे के धुएं की वजह से सारी रसोई काली हो गई है। रेखा की आवाज सुनकर घर के बाकी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और रेखा उन्हें भी वही सब कहने लगती है जो वो सोनाक्षी को बोल रही थी। बात तो सही है, स्वाद के चक्कर में घर की रसोई का हाल बुरा हो रहा है। हाँ बेटा, पूरे घर में भी धुआं धुआं हो जाता है और दीवारें भी बिल्कुल काली हो गई हैं। ऐसे तो घर खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं अपना चूल्हा कहीं और बना लूंगी। अरे, चूल्हा कहीं और बनाना ही क्यों है? गैस पर खाना बनाओ ना। नहीं नहीं, मैं नहीं बना सकती गैस पर खाना, बस मैं अपना चूल्हा कहीं और बना लूंगी। अब सोनाक्षी रसोई में से अपना चूल्हा हटाकर घर की छत पर चूल्हा बना लेती है और भारी ठंड में सुबह शाम और रात को चूल्हे पर ही खाना बनाने लगती है। अपनी बहू को इतनी मेहनत करता देखकर घर वाले सोचते हैं, इतनी ठंड में भी बहू छत पर बैठकर खाना बनाती है और हम सबको गर्मा गर्म खाना परोसती है। लेकिन बहू को जरूरत क्या है इतनी ठंड में? वो बीमार भी तो हो सकती है। मुझे तो लगता है कि कोई और बात है जो सोनाक्षी हमसे छुपा रही है, वरना गैस पर खाना बनाना कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात तो नहीं है। वो एक बार को छत पर ठंड में चूल्हे पर खाना बना रही है, लेकिन रसोई में गैस पर खाना नहीं बनाना चाहती। कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन ऊपर ठंड में मिट्टी इकट्ठा करके सोनाक्षी ने अपने लिए अच्छा सा चूल्हा बनाया था। ईंट के चूल्हे से अच्छा है मिट्टी का चूल्हा ही बनाओ। ऊपर कितनी तेज हवा चल रही है, ऊपर मिट्टी भी ठंडी है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। रसोई से चूल्हा हटा देने के बाद भी रेखा के दिल को तसल्ली नहीं मिलती है और वो आए दिन कोई ना कोई मुसीबत सोनाक्षी के लिए पैदा करती रहती है। वो कभी लकड़ियां छुपा देती है। रेखा ने एक दिन उसका चूल्हा तोड़ दिया। अब आएगा मजा, मैंने चूल्हा तोड़ दिया, अब देखती हूँ कैसे चूल्हे पर खाना बनाएगी। अरे, मैंने इतनी मेहनत से ये चूल्हा बनाया था, ये किसने तोड़ दिया? इसकी हालत देखकर लग रहा है कि जानबूझकर तोड़ा गया है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। एक काम करती हूँ, ईंट का ही बना देती हूँ, टूट भी जाएगा तो बनाना वापस आसान रहेगा। लेकिन सोनाक्षी फिर भी जैसे तैसे करके खाना बना ही लिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ राजपाल सोनाक्षी को ठंड से बचने के लिए छत पर शेड डलवाने का काम करते हैं। सोनाक्षी, अब तुम शेड के नीचे बैठकर आराम से खाना बनाना, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। आपका शुक्रिया पापा जी। अरे शुक्रिया कैसा? जब तू हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हम भी तो कर सकते हैं ना तेरे लिए। और वैसे भी स्वादिष्ट खाना अगर खाना है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी। सही बात है, ठंड वैसे भी बहुत ज्यादा है और मैं जानता हूँ कि परसों रात को तुम्हें बुखार भी हो गया था ठंड की वजह से, लेकिन तुमने किसी से कहा नहीं। अजय की बात सुनकर सोनाक्षी कुछ नहीं बोलती और अब वो आराम से शेड के नीचे बैठकर सर्दियों में चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। सोनाक्षी का सभी के साथ बढ़ता प्यार देखकर तो अब रेखा को और जलन होने लगती है। ऐसे ही एक शाम सुषमा हाथों में ढेर सारे कपड़े लिए हुए रेखा के पास जाती है। रेखा बहू, ये सारे कपड़े प्रेस कर दे, और हाँ, ये कुर्ता पजामा और मेरी साड़ी पहले प्रेस कर देना। कल मुझे और तेरे ससुर जी को किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, तो हम यही कपड़े पहन कर जाएंगे। इतना कहकर सुषमा चली जाती है और रेखा अपने दांतों तले अपनी उंगली चबाते हुए बोलती है, मैं कैसे कपड़े प्रेस करूं?
मैं कपड़े प्रेस नहीं कर सकती, और इस वक्त तो उर्मिला भी अपने गांव गई हुई है। पहले तो मैं उसी से कपड़े प्रेस करवा लिया करती थी। अब मैं क्या करूं? माँ जी को क्या जवाब दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रेखा परेशान हो रही होती है कि तभी वहाँ पर सोनाक्षी आ जाती है। क्या हो गया जेठानी जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? और ये इतने सारे कपड़ों का ढेर क्यों लगा रखा है? वो ये सारे कपड़े प्रेस करने हैं, लेकिन मैं प्रेस नहीं कर सकती हूँ। प्रेस नहीं कर सकती? क्यों, क्या हो गया? आपको प्रेस करना नहीं आता? मुझे प्रेस करना आता है, लेकिन एक बार मेरे मायके में जब मैं प्रेस कर रही थी तभी मेरे फोन पर फोन आ गया, और जैसे ही मैं अपना फोन उठाने के लिए टेबल की तरफ गई तभी प्रेस ब्लास्ट हो गया। तब से मेरे दिल में ना प्रेस को लेकर बड़ा डर बैठा हुआ है। उस दिन के बाद मैंने कभी प्रेस को हाथ नहीं लगाया। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी ये सारे कपड़े प्रेस, आप चिंता मत कीजिए। सोनाक्षी बड़े ही प्यार से रेखा की तरफ देखती है, एक एक करके सारे कपड़ों को अच्छे से प्रेस करना शुरू कर देती है, और साथ ही रेखा की प्रेस को लेकर डर वाली बात किसी से भी नहीं कहती है। मेरी देवरानी तो कितनी अच्छी है। मैंने जलन में हमेशा इसके लिए कितनी मुसीबतें पैदा की, लेकिन फिर भी मेरी मदद कर रही है। मैं ही गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब से मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगी। कपड़े प्रेस हो जाते हैं, सोनाक्षी वहाँ से चली जाती है और जाकर चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ पर रेखा आ जाती है। अच्छा सोनाक्षी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें गैस से इतना डर क्यों लगता है? क्या तुम्हारा भी मेरी तरह कोई राज है? हाँ दीदी, आपने सही कहा। दरअसल बात यह है कि मैं 5 साल की थी और अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर थी। 5 साल की सोनाक्षी ममता के साथ अपने मामा के घर पर रहने के लिए गई हुई थी। एक सुबह जब सोनाक्षी गहरी नींद में सोई थी, तभी ममता उसे जल्दी से उठाते हुए बोलती है, जल्दी उठ सोनाक्षी बेटा, जल्दी, हमें इस घर से बाहर निकलना है, जल्दी उठ जा। क्या हो गया माँ, क्यों इतनी जल्दी में हो आप? अरे बेटा, तेरी मामी की पड़ोसियों के घर में सिलेंडर में आग लग गई है। उनका सिलेंडर कभी भी फट सकता है, हमें जल्दी से घर खाली करके निकलना है। ममता सोनाक्षी को अपनी गोद में उठाती है और जल्दी से बाकी सभी लोगों के साथ गली के बाहर भागती है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और वो धमाका सोनाक्षी के दिल के अंदर हमेशा के लिए गैस को लेकर एक डर बैठा देता है। बस उस दिन के बाद से ना तो मेरे घर में कभी किसी ने गैस इस्तेमाल की, और मुझे तो आज भी गैस को देखकर वही धमाका याद आता है। उस दिन अगर सही समय पर हम लोग घर से बाहर ना निकले होते तो शायद हम में से कोई उस धमाके का शिकार हो जाता। ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हें उस हादसे को याद करने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें इस डर को अपने दिल से निकालना होगा। हाँ, हम कोशिश करेंगे। इस तरह दिन गुजरते हैं और चाहे आंधी हो या तूफान, लेकिन सोनाक्षी चूल्हे पर खाना बनाना नहीं छोड़ती। तब एक दिन जब सोनाक्षी कड़ी ठंड में भी चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी वहाँ पर घर के सभी लोग आ जाते हैं और वो सभी भी सोनाक्षी से वही सवाल करते हैं जो कुछ दिन पहले रेखा कर रही थी, जिसके बाद सोनाक्षी डरते डरते सभी को सच बता देती है। बहू, उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बस एक हादसा था। उस डर की वजह से तू आज तक डर के साए में जी रही है। हाँ, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम सब हैं तो सही तुम्हारे साथ सोनाक्षी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? ऐसी लापरवाही हमारे घर में कोई नहीं करता है। उसके बाद उन्हें रेखा के डर के बारे में भी पता चलता है। रेखा बहू, तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हादसे तो हमेशा जिंदगी में होते ही हैं, लेकिन तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब तुम दोनों के साथ हैं। हाँ बहू, इतनी सर्दी में तुम इतनी मेहनत से चूल्हे पर खाना बनाती हो, और हमारी रेखा बहू इतने समय से हमारा इतना अच्छे से ध्यान रखती आई है। रेखा बहू, तुम्हें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अपने और सोनाक्षी के लिए बराबर प्यार देखकर रेखा मन में सोचती है, मेरे ससुराल वाले हम दोनों से बराबर प्यार करते हैं, और मैं बेवजह जलन में सोनाक्षी से चिढ़ रही थी, लेकिन आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। अरे, जब घर में गैस सिलेंडर है तो तुम उसकी सुख सुविधा का उपयोग करो। एक बार कोशिश तो करो। हमें अपने डर से जरूर जीतना चाहिए। रेखा बहू भी तो गैस पर खाना बनाती है। आप सब सही कह रहे हैं, लेकिन मैं गैस पर बस चाय बनाना ही सीखूंगी। खाना तो मैं फिर भी चूल्हे पर ही बनाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम बस चाय बनाना ही सीख लो गैस पर, वो भी बहुत है हमारे लिए। रेखा की मदद से सोनाक्षी गैस का अच्छे से इस्तेमाल करना सीखती है। धीरे धीरे थोड़ी बहुत चीज़ें गैस पर बनने लगती हैं, जैसे कि चाय या फिर कोई सब्जी बनाना, लेकिन वो अपना ज़्यादातर खाना बनाने का काम चूल्हे पर ही करती है। ऐसे ही एक दिन,
वैसे मैंने कभी कहा नहीं, पर सच में चूल्हे पर बना हुआ खाना ना सच में बड़ा स्वादिष्ट होता है। पर मुझे ना तो चूल्हा बनाना आता है, ना जलाना, और ना इस पर खाना बनाना आता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है दीदी, मैं हूँ ना, मैं आपको चूल्हा जलाना सिखा दूंगी और खाना बनाना भी सिखा दूंगी। सच बोल रही हो क्या तुम? बिल्कुल सच बोल रही हूँ दीदी। फिर तो मजा आ जाएगा। ठंड के मौसम में चूल्हे के पराठे और सिलबट्टे की चटनी खूब धूम मचाएंगे। बिल्कुल सही दीदी, आपकी वजह से मैंने अपने डर पर जीत पाई है। आपकी और मेरी जोड़ी बिल्कुल हिट है, हिट। अब सोनाक्षी रेखा को चूल्हे पर खाना बनाना, चूल्हा बनाना आदि जैसे सारे काम सिखाती है। अब दोनों बहुएं ठंड के मौसम में एक साथ मिलकर चूल्हे पर गर्मा गर्म खाना और सिलबट्टे पर चटनी बनाने लगती हैं। एक शाम दोनों बहुएं बाजार जाती हैं और ढेर सारी गाजर खरीद कर ले आती हैं। अरे इतनी सारी गाजर, क्या बात है? गाजर का हलवा बनाने की तैयारी कर रही हो क्या तुम? बिल्कुल सही कहा आपने माँ जी। और आपको पता है, ये गाजर का हलवा ना मैं और सोनाक्षी दोनों मिलकर बनाएंगे, और वो भी चूल्हे पर। ये तो सोने पर सुहागा हो गया, वरना हर साल तो रेखा बहू कुकर में गाजर को उबाल कर फिर उनका हलवा बनाती थी। लेकिन इस बार तो बढ़िया चूल्हे पर बना हुआ हलवा खाने को मिलेगा। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ हलवा खाने के लिए। जल्दी से हलवा बना लो। अजय की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। रेखा और सोनाक्षी दोनों मिलकर ठंडे पानी में गाजर को अच्छे से मसल कर धोती हैं और फिर उन्हें घिस घिस कर उनका मिश्रण बनाती हैं, जिसके बाद चूल्हे में आग जलाकर हलवे को उस पर पकने के लिए रख दिया जाता है। वैसे चूल्हे पर खाना बनाने में अच्छा लग रहा है। आज तो मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, लेकिन अब तो मुझे बाकी खाना भी बनाना सिखाना चूल्हे पर ही। बिल्कुल दीदी, मैं आपको सब कुछ बनाना सिखाऊंगी चूल्हे पर। और कुछ ही घंटों में बढ़िया गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है और ठंड के मौसम में सभी लोग गर्मा गर्म हलवा खाते हैं। इसे कहते हैं सर्दी का असली मजा। बिल्कुल सही पापा। अभी तक तो हम बस चूल्हे के परांठे, सिलबट्टे की चटनी का मजा ले रहे थे, लेकिन आज तो हमने मीठे का भी मजा ले लिया। पेट भर जाए पर नियत ना भरे। सच में इतना स्वादिष्ट हलवा बनाया है आप दोनों ने। अरे भला हो तुम दोनों बहुओं का, जो मॉडर्न से लेकर देसी हर एक खाना बनाने में बिल्कुल परफेक्ट हो, परफेक्ट। सभी की बातें सुनकर रेखा और सोनाक्षी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आखिरकार सर्दी खत्म होने के साथ सोनाक्षी अपने डर पर हमेशा के लिए काबू पा लेती है। आने वाले समय में भी वो अपने ससुराल वालों को ऐसे ही चूल्हे पर परांठे और अन्य कई पकवान बनाकर सिलबट्टे की चटनी के साथ खिलाती रहती है और उनके दिलों में जगह बनाती रहती है।